बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विज़डम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टर्की की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में। यह एक बहुत अहम टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, और अगर आप पास्ट पेपर देखें तो ये क्वेश्चन बहुत मरतबा रिपीट हुआ है। बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। चलें देखते हैं आज की वीडियो में कि इसमें क्या क्या चीज़ है और इसको हम किस तरह लेके चलेंगे। जी देखें, जब से जो टर्की है, जो मॉडर्न टर्की है, रिपब्लिक ऑफ टर्की, ये 1920 के अंदर वजूद में आता है, 1920 में। उससे पहले वहाँ पे ओटोमन एम्पायर था। जब उसका कोलैप्स हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो उसके बाद मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन आए, जिसमें पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1921 में। उसके बाद 24 में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, 61 में तीसरा, और आखिरकार 82 में फोर्थ, जो अभी भी चल रहा है, जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन आए, और इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बहुत सारे टर्की की पॉलिटिक्स पे, उसके गवर्निंग पे, उसके सिस्टम के ऊपर बड़े असरात पड़े। हम अब इन सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं इसको ज़रा देखेंगे, इसके अंदर क्या चीज़ें थी और क्या अहम पॉइंट्स हैं वो ज़रा हम देखेंगे। जी, 1920 में क्या होता है कि जब ओटोमन एम्पायर का कोलैप्स होता है, तो उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नाम से एक बहुत बड़े लीडर टर्की के, वो जनाब सामने आते हैं। ये फील्ड मार्शल थे, ये राइटर थे, और इसको तो फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है। जो आज का मॉडर्न और जो आपको टर्की नज़र आता है, सेकुलर किस्म का टर्की, उसका ये फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है। तो उन्होंने कोशिश की कि सबसे पहले जो उन्होंने किया कि जी हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारी पावर है ना, वो आवाम को देनी है, नेशन को देनी है, कौम को देनी है। यानी सावरेंटी जो होगी वो नेशन की होगी। क्योंकि उससे पहले वहाँ पे ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर में जो सारी की सारी पावर्स थी वो सुल्तान के पास होती थी। सुल्तान यानी कि एक मोनार्क होता था, जो बादशाह था, शहनशाह था, सारी उसके पास पावर होती थी। ठीक है, सारे कानून वहाँ से बनते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, रिपब्लिक सिस्टम होगा, और आवाम के नुमाइंदे जो है ना इस कंट्री को रन करेंगे। तो जी उसके बाद फिर कोशिशें शुरू हो गई, और इसी तरीके से फिर 1920 के अंदर, यानी सॉरी 21 के अंदर पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता है टर्की का। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले जो काम किया गया वो ये था कि वहाँ पे लेजिस्लेशन का एक चैम्बर बनाया गया। यानी जो पार्लियामेंट था उसके दो हाउसेस नहीं थे, वन थे, यानी यूनिकैमरल। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट है, उसके बाइकैमरल होता है, दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, सेनेट और नेशनल असेंबली। लेकिन टर्की का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ यूनिकैमरल था। वहाँ पे सिर्फ एक ही यानी कि चैम्बर था कानून साजी का, जिसको ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता था। यानी वहाँ पे सेनेट नहीं था। पहली चीज़ ये बनी। उसके बाद फिर आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके तुर्की को रिपब्लिक बना दिया गया। जब कंट्री रिपब्लिक बन गया टर्की, तो उसका जो पहला प्रेसिडेंट थे वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उसका जो नाम इस्तेमाल किया गया था वो द स्टेट ऑफ टर्की के नाम से इसको इस्तेमाल नाम दिया गया था। ये आई थिंक फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम हुआ था। उसके बाद ये नाम इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी भी अगर आपको देखें तो ज़्यादातर टर्की के लोग खुद को, अपने कंट्री को जो है तुर्किश स्टेट कहते हैं। वो एक्चुअली कहते हैं कि ये जो टर्की है ना, वो सिर्फ कुर्द्स और जो जिनकी लैंग्वेज टर्किश है वो ये, यानी कि वो उसके मालिक हैं, एक्चुअली बाकी कोई नहीं है। जबकि द स्टेट ऑफ टर्की जो है ना, ये एक्चुअली शो करता है कि ये एक टर्की की रियासत है, ये एक नेशनलिज्म नहीं शो करता। लेकिन खैर, ये था पहला इनका कॉन्स्टिट्यूशन, 21 में आया, और यूनिकैमरल था, रिपब्लिक बनाया गया टर्की को। इसके बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने टर्की के, वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क बने। तो उसके बाद फिर 21 के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया जाता है, इश्यूज़ आते हैं, और फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, और वो है 24 का। 1924 से लेकर 1961 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन जनाब वजूद में रहता है, और तकरीबन कोई 36 साल तक ये कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। ये बुनियादी तौर पे जो फ़्रांस और पोलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल उससे इंस्पायर था। क्योंकि आपको मैं बताता चलूँ कि जो टर्की है ना, एक्चुअली वो एशिया और यूरोप के बीच में पाया जाता है। यानी कि उसके कुछ बॉर्डर्स जो है ना वो यूरोपियन कंट्रीज़ को टच करते हैं, कुछ इसके जो बॉर्डर जो हिस्से हैं वो एशिया के कंट्रीज़ जैसे ईरान, इराक़, इसको यानी कि टच करते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा इंस्पायर था यूरोप से, और फ्रांस और पोलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसने कॉपी करने की कोशिश की। इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे अहम खासियत है वो ये है कि इसने अमेंडमेंट करके
टर्की को जो है ना उसका जो मज़हब था रियासत का वो इस्लाम था पहले, ठीक है, 21 के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसको तब्दील करके उसको सेकुलर बना दिया कि अब रियासत का कोई मज़हब नहीं है, ये सेकुलर होगा। इसके अलावा 34 के अंदर औरतों के हकूक़ के बारे में बात की गई, उनको पावर्स दी गई कि पार्लियामेंट में आएँ, वोट कास्ट करें। सो आगे चल के ये चलते रहे मामला। फिर 1946 में मज़ीद तब्दीली की गई और मल्टी पार्टी सिस्टम लाया गया, क्योंकि 1921 के बाद वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी हुकूमत कर रही थी, वो थी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क साहब की। उनकी ही पार्टी थी, वही पावर में थी, वही कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि जी नहीं, अब साथ में कुछ और पार्टीज़ भी होनी चाहिए, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में है। आखिरकार जनाब 1960 के अंदर वहाँ पे मार्शल लॉ लग जाता है, मिलिट्री ने टेक ओवर कर देती है टर्की के ऊपर, और इसी तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा जी, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाता है तो 61 में फिर मिलिट्री जब पावर में आती है तो मिलिट्री अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आती है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि क्योंकि 21 और 24 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था पहला और दूसरा वो यूनिकैमरल था, वहाँ पे एक ही चैम्बर था, एक ही मतलब असेंबली का रूम था, ठीक है ना, ग्रैंड नेशनल असेंबली, और वही वहाँ पे ही कानून साजी होती थी, वहाँ पे ही लेजिस्लेशन रूल्स बनाए जाते थे। अब उन्होंने उसको बाई कैमरल कर दिया, यानी सेनेट भी बना दिया, अपर हाउस भी बना दिया, जिस तरह यहाँ पाकिस्तान या इंडिया के अंदर है। लेकिन ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो जब इसको बनाया गया तो उसके बाद फिर रेफरेंडम भी करवाया गया। आपको बताता चलूँ कि रेफरेंडम क्या चीज़ होती है। रेफरेंडम एक्चुअली ये होता है कि आप ना आप कोई काम करने जाते हैं, आप कोई कानून बनाते हैं, तो आप अपने मुल्क के अंदर अपनी आवाम से, अपनी लोगों से, पब्लिक से ना राय लेते हैं कि मतलब इसको अप्लाई किया जाए कि नहीं किया जाए, आप लोगों की राय क्या है। तो येस या नो का ऑप्शन होता है, तो लोग डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं। इलेक्शन में ये होता है ना कि हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे इलाके में असद उमर साहब से यानी कि वो है कि रिप्रेजेंटेटिव, मैं उनको वोट दूंगा और वो जाके असेंबली में मेरी नुमाइंदगी करेंगे, मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन रेफरेंडम में ये होता है कि मेरा डायरेक्ट वोट जाता है, मैं डायरेक्ट वोट देता हूँ किसी बंदे को या किसी इशू के ऊपर, ठीक है। सो ये रेफरेंडम होता है। तो उन्होंने क्या किया कि जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो रेफरेंडम करवाया, और रेफरेंडम में 61% लोगों ने, जो टर्की के लोग हैं, उसने इसके हक में दिया, और इसी तरीके से ये अडॉप्ट हो गया। तो ये एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था 61 का, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत डेमोक्रेटिक था। इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, इदारों की सुपरमेसी की बात की गई, ठीक है, और जो एग्जेक्टिव की ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की, उनको ज़्यादा पावर दिया गया। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी की बड़ी बात की गई थी। लेकिन फिर देखें फिर क्या होता है, 10 साल ख़त्म होते हैं। 61 में आर्मी ने जो है टेक ओवर कर दिया तब जनाब, उसके बाद फिर 71 में दोबारा आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। फिर जनाब उन्होंने जो है ना मज़ीद तब्दीली करने की कोशिश की, लेकिन एक बार इस बार उन्होंने क्या किया, वो खुद पावर में नहीं आए। उन्होंने क्या किया, जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट, यानी कि जो पार्टी गवर्नमेंट कर रही थी, जो गवर्न कर टर्की को जो चला रही थी, उसको हटा के उन्होंने जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन एक लेके आ गए। इसके अलावा फिर थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील किया गया। जो इंडिविजुअल राइट्स थे, पावर थे जुडिशरी के, वो ख़त्म किए गए। एग्जेक्टिव के ब्रांच के जो पावर थे वो मज़ीद बढ़ा दिए गए, मिलिट्री को ज़्यादा पावर दिए गए। ये अमेंडमेंट की गई थी 61 के कॉन्स्टिट्यूशन में। आखिरकार 10 साल कंप्लीट होते हैं, और उसके बाद फिर 1980 के अंदर, 1980 के अंदर फिर जो मिलिट्री जो है ना वो मुदाखलत करती है टर्किश के सिस्टम के अंदर, तुर्की के अंदर। तो इस तरीके से 61 का भी कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद फिर 82 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है। हाँ जी, ये 82 का कॉन्स्टिट्यूशन जो इस वक्त भी टर्की के अंदर मौजूद है, चल रहा है। और ये जब बनाया गया था एक्चुअली उस वक्त मिलिट्री की हुकूमत थी, उन्होंने मिल के इसको बनाया। लेकिन फिर 83 में जनरल इलेक्शन कराए जाते हैं और मिलिट्री ने पावर जो है ना वो सिविलियन को दे देते हैं, वो वापस चले जाते हैं। अच्छा जी, इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, जो यूनिकैमरल का जो सिस्टम लाया गया था ना 61 में, बाईकैमरल का, सॉरी, उसको एबॉलिश कर दिया, और जनाब दोबारा यूनिकैमरल पे आ गए। यानी 21 24 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ वो यूनिकैमरल था, वन हाउस का था, एक ही असेंबली होगी, ग्रैंड नेशनल असेंबली। उसके बाद 61 में उसको बाईकैमरल किया गया था। इन्होंने क्या किया, 82 में उसको ख़त्म किया, अब एक ही यानी कि हाउस बना दिया, ग्रैंड नेशनल असेंबली, और सेनेट को ख़त्म कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि टर्की जो है ना एक सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। ये जो सावरेंटी है, जो सारी जो पावर है वो वहाँ के आवाम से लेंगे।
इसके अलावा यूनिकैमरल पार्लियामेंट होगा, और जिसको ग्रैंड नेशनल असेंबली कहते हैं, वहाँ पे लोग आएंगे, कोई सेनेट, कोई दूसरा और हाउस नहीं होगा। इसके अलावा फिर जब से ये बना है 82 का कॉन्स्टिट्यूशन जब से वजूद में है, उसके बाद बहुत मरतबा इसको तब्दील किया गया है। टर्की में ज़्यादातर जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की जाती हैं तो साथ में रेफरेंडम भी करवाए जाते हैं। जैसे 87 में एक रेफरेंडम कराया गया, उसके बाद 2007 में, 2010 में, फिर लेटेस्ट जो आया है 2017 में रेफरेंडम कराए गए। तो मुख्तलिफ रेफरेंडम करा के इसके अंदर इसको अमेंड किया गया है, इसको तब्दील किया गया है। अब ये जितने भी रेफरेंडम हुए हैं, जो तब्दीलियाँ की गई हैं, उसमें सबसे अहम और जो एक लेटेस्ट है रेफरेंडम हुआ था 2017 में हुआ था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो टर्की का जो सिस्टम है वो तब्दील हो चुका है। हुआ ये था कि एक्चुअली क्योंकि टर्की के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम था, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, बिल्कुल इसी तरीके का सिस्टम जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है। लेकिन 2005 में बातें चल रही थी कि ना अब ये सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए, ये हमें सूट नहीं करता, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए जिस तरह यूएसए के अंदर है। तो खैर हुआ ये कि 2016 के अंदर दो पार्टीज़ थीं वहाँ की, जो बड़ी पार्टीज़ थीं, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी, जिनकी तकरीबन असेंबली के अंदर 350 के लगभग सीट्स थी, यानी 550 का तकरीबन पूरी सीटें थी, उसमें से 353 मोर देन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इनके पास थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए, 21 के लगभग अमेंडमेंट्स उन्होंने प्रोपोज की, और वो उन्होंने असेंबली के सामने पेश की, और असेंबली ने 21 अमेंडमेंट से सिर्फ 18 अमेंडमेंट उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो 18 अमेंडमेंट्स जब उन्होंने उनकी कबूल की, वो तब्दीलियाँ की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उसके बाद अब ये जब अमेंडमेंट्स हो गई 18, असेंबली ने पास कर लिया, तो असेंबली जब पास कर लेती तो उसके बाद वैसे कानून बन जाता है। लेकिन टर्की में ऐसा नहीं होता। टर्की में क्या करते हैं कि जब अमेंडमेंट पास हो भी जाती हैं, असेंबली उसको अप्रूव कर भी देते, उसके बाद भी वो आवाम से राय लेते हैं और रेफरेंडम करवाते हैं। तो बिला आखिर वो जो 18 अमेंडमेंट्स थी ना, और 16 अप्रैल 2017 को रेफरेंडम किया जाता है, और वो जनाब 18 की 18 अमेंडमेंट पास हो जाती हैं। 51% लोगों ने अमेंडमेंट्स के हक़ में वोट दिया, और 48% लोगों ने उसके अगेंस्ट में जो है ना वोट दिया, और बाकी जो लोग थे वो उन्होंने किसी की साइड नहीं ली। अब इस अमेंडमेंट के पास होने के बाद हुआ क्या? हुआ ये था कि उसमें जो एक अमेंडमेंट वो ये थी कि आज के बाद प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस को ख़त्म किया जाएगा और सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट को दी जाएंगी। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ, वो अमेंडमेंट पास हो गई, और सारी की सारी पावर्स जो है ना प्राइम मिनिस्टर की, वो प्रेसिडेंट के पास चली गई, और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया। यानी प्राइम मिनिस्टर अब होगा ही नहीं टर्की के अंदर, सिर्फ प्रेसिडेंट होगा। और इसके अलावा प्रेसिडेंट साहब को बड़ी पावर दे दी गई, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसको एबॉलिश करके एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया गया, जो तैयब अर्दगान साहब अब देखें वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और सारी पावर्स उनके पास हैं। इसके अलावा जो पार्लियामेंट की सीट्स थी वो 550 थी, उसको मज़ीद बढ़ा के 600 तक लेके गए। इसके अलावा प्रेसिडेंट को इतनी पावर दी गई कि वो सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम जजेस जो हैं, वहाँ के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, वहाँ के अदालतों के बड़े जो जजेस हैं सीनियर, उनको ही अपॉइंट कर सकता है। तो ये इस तरह मामला हुआ। और मैं एक यहाँ पे ये भी चीज़ बताता चलूँ कि ये जो रेफरेंडम लाया गया था, ये 2016 की एक इमरजेंसी लगी थी। 2016 में हुआ ये था कि जो टर्की की आर्मी है उसने दोबारा कोशिश की थी कंट्रोल करने की ना कंट्री को, लेकिन वो नाकाम हो गया। लोग सड़कों पे निकल आए, टैंकों के सामने आ गए, और एक मार्शल लॉ लगने वाला था लेकिन लगा नहीं। और तैयब अर्दगान साहब ने फिर वो ना उन्होंने कहा कि चलें जी, अब उनको एक अच्छा मौका मिल गया, और उन्होंने उस सारे सिस्टम को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को ख़त्म करके प्रेसिडेंट बन गए। एक्चुअली टर्की के अंदर होता ये था कि हर 10 साल के बाद है ना मिलिट्री टेक ओवर करती थी। 60 में पहले किया, उसके बाद 71 में किया, उसके बाद फिर 81 में किया, फिर 2016 में दोबारा उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस दफ़ा वो नाकाम हो गए। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो। इसमें मैंने आप लोगों को समझाने की जो कोशिश की है वो ये की है कि 4 कॉन्स्टिट्यूशन हैं, 21, 24, 61, 82 टर्की के। 21 मैंने आपको बताया, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क साहब आए, यूनिकैमरल था, ठीक है, और रिपब्लिक बनाया गया टर्की को। 24 में फिर सेकुलरिज्म को इंट्रोड्यूस कराया गया, मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। 61 में फिर बाइकैमरल सिस्टम लाया गया था, और रेफरेंडम के ज़रिए उसको अप्रूव किया गया। फिर मिलिट्री टेक ओवर होती है, और 82 में फिर जनाब यूनिकैमरल सिस्टम को दोबारा उन्होंने इन्फोर्स किया।
इसके अलावा फिर मुख्तलिफ रेफरेंडम हुए हैं 2007, 2010, 2017, लेकिन जो लेटेस्ट और 2017 था वो बड़ा अहम है, क्योंकि उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को ख़त्म करके प्रेसिडेंट सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया और सारी की सारी पावर्स चली गई प्रेसिडेंट के पास, यानी तैयब उर्दगान के पास। सो दोस्तों, ये था आज के लिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा।